will produce on heating 10 gram CaCO3 with 40% yield of the reaction. चलो सॉल्व करो। हो गया? कितना आया? सही है। वन 1.76 आएगा। देखो कैसे करना है बता देता हूं आपको। दो मेथड है इसको करने के, दो मेथड। इसको गर्म किया, CO2 गैस, ठीक है। बताओ जरा इसका कितना मोल ले रखा है हम लोगों ने? 10 ग्राम नहीं, वैसे देखो जरा, 10 ग्राम अपॉन 100 दैट इज 0.1। तो 0.1 मोल ले रखा है। स्टैचोमेट्री से 1 से 1 बनता है, तो 0.1 से कितना बनेगा? 0.1 मोल बनेगा, ठीक है। अच्छा 0.1 मोल बनेगा। परसेंटेज यील्ड कितना है? 40% है ना। आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना कि भाई 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.1 मोल से 0.1 मोल बनेगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप परसेंटेज यील्ड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 0.1 से 0.1 बनता है, इसका मतलब कितना परसेंट यील्ड है रिएक्शन का? 40%। तो क्या कर सकते हैं, 40% से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 0.04 मोल CO2। मतलब क्या है, 0.1 मोल कब बनता? जब रिएक्शन का यील्ड 100% होता, लेकिन वो तो 40% है ना, तो इंटू 40% करेंगे तो 0.04 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब निकालो बेटा इससे वेट। तो मास निकालना है ना, तो मास कितना हो जाएगा? 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 44, तो ये आ जाता है 1.76 ग्राम। तो दिस इज मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 बताऊंगा, इसको लिख लो। मेथड नंबर 1 लिख लो। फिर से एक्सप्लेन करें। देखो ये रिएक्शन लिखा हम लोगों ने, 1 मोल से 1 मोल बनता है। इसके कितने मोल आ गए 10 ग्राम में? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल से कितना बनेगा? 0.1 मोल बनेगा। लेकिन ये तब बनता जब 100% यील्ड होता,
रिएक्शन का यील्ड कितना है 40%, तो डायरेक्टली 40% से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं तो डायरेक्टली यील्ड से भी मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है। तो मल्टीप्लाई किया तो 0.04 मोल आ गया, तो इसका मास निकाल लिया मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। लिखो जल्दी। हो गया, लिख लो। अब करेंगे मेथड नंबर 2। नोट करो। हो गया, चलो अब लिखो मेथड नंबर 2 क्या है। फिर से आप रिएक्शन लिखो, बातें नहीं आपस में, ठीक है। चलो करो मास मास एनालिसिस। तो क्या आ जाएगा बताओ। 100 ग्राम CaCO3 से 4 ग्राम CO2 बनता है, तो 1 ग्राम से बनेगा। हमें कितने से चाहिए, 10 ग्राम से कितना बनेगा, दैट इज 4.4 ग्राम। ये सर नो। तो बस अब ये 4.4 ग्राम है, तो ये कौन सा यील्ड होगा, एक्सपेरिमेंटल की थ्योरेटिकल। हाँ थ्योरेटिकल होगा। तो बस परसेंटेज यील्ड कितना है 40% यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड चाहिए डिवाइडेड बाई 4.4 इंटू 100। तो इससे एक्सपेरिमेंटल यील्ड आ जाएगा आपका 1.76 ग्राम। थोड़ा सा इससे लेंदी है बस, और कुछ नहीं है, बाकी तो जैसा भी मन हो वैसा कर लो, कोई दिक्कत। तो ये मेथड नंबर 2 से आपने किया होगा, तो ये तो नोट करना है क्या आपको, हटा दें, ठीक है। अब लिखो अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द mass of KClO3 required to produce करो। Calculate the mass of KClO3 required to produce 1.49 gram KCl with 40% yield of the reaction. देखो इसको सोच समझ के करिएगा वरना गलत हो जाएगा फिर क्वेश्चन ये।
देखो ये क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा आप इसमें गड़बड़ करोगे क्या, आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। आपने ये नहीं सोचा कि यहां पर हमसे KClO3 के बारे में पूछ रहा है, और KClO3 यहां पर एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं। और किसी भी चीज की जो यील्ड होती है ना, किसी भी रिएक्शन की जो यील्ड होती है वो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है, ठीक है ना भाई। एक बात तुम खुद सोचो ना यार, अगर किसी रिएक्शन को हम करा रहे हैं तो यील्ड का मतलब क्या, यील्ड का मतलब क्या है कि कितना प्रोडक्ट बना है। हमने बोला भाई रिएक्शन का यील्ड 100% है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई पूरा पूरा प्रोडक्ट बन गया, यही तो बोलेंगे ना। तो अब देखो जरा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सुनो पहले। अभी तक जितने हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमको सब में प्रोडक्ट के बारे में कैलकुलेशन करना था। एक ये ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें रिएक्टेंट के बारे में पूछ रहा है। तो देखो KCl का कितना मास है जरा बताओ, दे रखा है क्वेश्चन में 1.49 ग्राम KCl, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, सबसे पहले इसके निकाल लो मोल, 74.5, दैट इज 0.02 मोल, ये आ जाएगा। अब जरा करो मोल मोल एनालिसिस, बताओ 2 मोल से 2 मोल बनता है, नहीं सॉरी 2 मोल KCl बनता है 2 मोल KClO3 से, ऐसे करो अब 2 मोल KCl बनता है 2 मोल KClO3 से, तो 0.02 मोल कितने से बनेगा, हाँ 0.02 मोल KClO3। क्या बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब एक बेटा फंडा है, फंडा भी जो मैंने आपको बताया, अगर आपको कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी है तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट में परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे अभी मैंने मेथड नंबर 1 आपको बताया था, ठीक है। और अगर आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कैलकुलेशन करनी है तो फिर क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड से डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है तो हम परसेंटेज यील्ड से प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेशन करनी है तो हम रिएक्टेंट में क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड से डिवाइड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताओ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम 0.2 को किससे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज यील्ड से डिवाइड करेंगे। तो जरा बताओ कितना परसेंटेज यील्ड है, 40% मतलब 0.4 आया ना। तो बस, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर 0.02 डिवाइडेड बाय 40% मतलब कितना 0.4, दिस इज 0.4 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/20, 1/20 आएगा, देखो चेक करो आया ना 1/20। तो 1/20 मोल KClO3 चाहिए अगर रिएक्शन का यील्ड 40% है तो। इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक चीज जरा, कि ऐसे लिख लो, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कैलकुलेशन करनी हो तो परसेंटेज यील्ड से डिवाइड कर दो, बस ये लिख लो बाजू में ही। तो ऐसे छोटे मोटे हिंट रिवीजन करते वक्त आपके माइंड में रह जाते हैं हमेशा। वरना इसका एक दूसरा मेथड है जो काफी लेंथी है और उससे आंसर भी नहीं आता है मैक्सिमम टाइम, मतलब कैलकुलेशन कभी फंस जाती है, तो उसको यूज नहीं करना। सिंपल सी चीज है, अभी तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं उसको आप जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक आपने किया है। और अगर कभी भी किसी प्रॉब्लम में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बारे में कैलकुलेशन कराएगा तो सिंपल क्या करो, जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज गिवन है उससे पहले ये चेक करो स्टैचोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के कि कितना हमको चाहिए था रिएक्टेंट, और जितना चाहिए उसको परसेंटेज यील्ड से डिवाइड करके आंसर ले आओ, सिंपल। तो अभी आपका फाइनली आंसर नहीं आया, ये 1/20 मोल KClO3 है। अब इसको क्या करोगे,
उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मोलर मास कितना KClO3 का 122.5। तो 1/20 इंटू 122.5 इसका मोलर मास है, तो ये आ जाता है 6.125 ग्राम KClO3। ये आपका फाइनली आंसर है। बोलो कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और छोटे छोटे लिख लो। सारे अच्छे वैरायटी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं लगभग। एक और अच्छा वैरायटी क्वेश्चन था तो ये भी मैंने आपको करा दिया है। एक दो बुकलेट में क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी अच्छे हैं। चलो लिख लो क्वेश्चन अगला। लिख, चलो सॉल्व करो। अब ये सबका होना चाहिए, मैं सॉल्व नहीं करूंगा अब इसे। हुआ कितना है? और इतना टाइम लग रहा है यार, पता नहीं क्या कर रहे हो। सेवेंटी 75% आया क्या किसी का? आपका आया ना? बस ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट से होगा, LR से। ये भी लगता है सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कर लो अपने आप से बस। ये इतने सारे क्वेश्चन बता चुका हूं, एक तो कर दो।
बताओ थ्योरेटिकल कितने मोल आए A2B3 के? हो रहा है ना, तो बस फिर अब क्या इतनी देर लगा रहे हो? परसेंटेज यील्ड क्या होगा? 3 दे रखा है एक्सपेरिमेंटल, 3/4 इंटू 100, 75%। आगे आंसर। पता नहीं क्या कर रहे हो इतनी देर से भाई। ए और बी कोई एलिमेंट थोड़ी ना है तो तुम इसका मास वगैरह निकालोगे बैठ के यहाँ पर। बोलो, मोल के टर्म्स में डील करना है खाली बस। तो थ्योरेटिकल आ जाएंगे 4 मोल, 3 एक्सपेरिमेंटल है, तो 3/4 इंटू 100, दैट इज 75%। ठीक है, किससे? मोल से तो कर रहे हैं ना। हाँ कर सकते हो ना, मैंने कल ही तो बताया। मोल से भी कर सकते हैं, मास से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप लोग परसेंटेज ये यील्ड वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको हर तरीके से बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो कि स्टैचोमेट्री का सेकंड एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। अब परसेंटेज प्योरिटी क्या है, इसको भी जरा मैं बहुत ही आसान से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए और आपने मान लीजिए कोई फ्रूट खरीदा, फ्रूट। ठीक है, अब आजकल तो मतलब फ्रूट कभी कभी अच्छे भी होते हैं, ठीक है, और फ्रूट कभी कभी वैसे खराब भी होते हैं। जो बहुत अच्छे फ्रूट होते हैं बहुत महंगे होते हैं, जिनको खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती, बहुत देर से लगता है कि चलो खरीद लो अब इसे। एक कभी कभी वो शॉप वाले क्या करते हैं कि कुछ मीडियम क्वालिटी के भी फ्रूट्स रखते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कई सारे वैरायटी के होते हैं। जैसे एप्पल है तो कोई 200 रुपए केजी होगा, कोई 150 रुपए केजी होगा, कोई 100 रुपए केजी होगा। ठीक है ना, तो आपका सबसे पहले ध्यान 100 रुपए केजी वाले में ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 100 रुपए केजी वाले आपने एप्पल देखे, तो उसमें पहले आप एप्पल छाटोगे कि भाई हमको बेस्ट क्वालिटी के मिल जाए। ठीक है, तो आपने ले लिए। अब घर आप आए तो आपने एक एप्पल काट के देखा, तो ये तो गारंटी है कि वो एप्पल कहीं ना कहीं से उसमें कोई ना कोई फॉल्ट तो होगी ही होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उतना पार्ट काट के हटा देंगे और बाकी पार्ट को खा लेंगे। यही करते हो ना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि जो परसेंटेज प्योरिटी है एप्पल की, क्या वो 100% हुई? क्या नहीं हुई ना। जो पार्ट बेकार था वो आपने हटा दिया और बाकी का तो आप खा सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो यही सेम फंडा अप्लाई होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी कंपाउंड की अगर बात करते हैं, कोई कंपाउंड है, जैसे अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो कोई एलिमेंट शामिल होगा उसमें, कोई मॉलिक्यूल शामिल होगा, कोई कंपाउंड शामिल होगा। अब ये कंपाउंड कोई ऐसे तो नहीं बनते हैं। कंपाउंड बड़े बड़े कंपनी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने से पहले कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। ठीक है ना, जैसे 10th क्लास में अगर आपने नाम सुना हो, मेटलर्जी नाम का एक टॉपिक होता है, मेटलर्जी कभी सुना हो। ठीक है ना, तो अब जैसे मेटलर्जी का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनिंग करोगे। माइनिंग करोगे, अर्थ में माइनिंग करोगे, फिर अर्थ क्रस्ट में बड़े बड़े रॉक्स की फॉर्म में उन मिनरल्स को, ओर्स को बाहर निकालोगे। निकालते हो ना। अब वो जो ओर आपका है, उस ओर में ही आपका मेटल छुपा हुआ है, उस ओर के अंदर ही आपका मेटल छुपा हुआ है। अब एक बात बताओ, उस ओर के अंदर और भी तो चीजें होंगी ना। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आयरन का जो ओर होता है वो होता है जैसे Fe2O3, ये एक आयरन का ओर होता है। ठीक है ना, उसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट वगैरह सब होते हैं ये। ठीक है ना, अब आपको इस पर्टिकुलर Fe2O3 से Fe को बाहर निकालना है। ठीक है, तो उसमें कई सारे प्रोसेस तुमको लगाने पड़ेंगे कि तुम उसका पहले उसको प्यूरिफाई कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, फिर और कोई केमिकल रिएक्शन करा के फाइनली तुमने Fe को बाहर निकाला। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर अर्थ क्रस्ट से तुम किसी भी मेटल को बाहर निकालते हो तो क्या वो 100% प्योर होगा? नहीं होगा। ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे,
तुम तरह तरह के केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड लगा के उसको पहले प्योरीफाई करोगे, है ना, प्योरीफाई करोगे। क्यों प्योरीफाई कर रहे हो? क्योंकि जो इम्प्योरिटी है वो हमारे किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है वो इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को तुम अलग करना चाहते हो, ठीक है ना। वैसे ही क्या होता है, जैसे कि आप मार्केट में कोई केमिकल खरीदने जाओगे ना, तो वो केमिकल भी बेटा 100% प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी होती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया कि आपने कोई केमिकल यूज किया, उसका 2 ग्राम आपने यूज किया किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है ना। अब बेटा ये 2 ग्राम में जो है ना, 2 ग्राम में कम से कम 1.8 ग्राम जो है वो आपका प्योर सब्सटेंस है, और जो 0.2 ग्राम है वो आपका क्या है, इंप्योरिटी है, ठीक है। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इंप्योरिटी कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बात समझ में आ रही है? अब अगर आपने बेटा 2 ग्राम सब्सटेंस लिया था रिएक्शन कराने के लिए, तो आपके माइंड में क्या था कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 ग्राम के हिसाब से बनेगा, लेकिन आपको तो पता है कि 2 ग्राम में केवल 1.8 ग्राम ही प्योर है ना, बाकी 0.2 ग्राम क्या है, इंप्योरिटी है, जो आपको नहीं पता है। लेकिन असल में उसमें इंप्योरिटी थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि हम मेटलर्जिकल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे कितना भी प्योरीफाई क्यों ना कर लें, लेकिन 100% किसी भी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को प्योरीफाई नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताता हूं, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में हम किसी मेटल को मैक्सिमम 99.12% तक प्योरीफाई कर सकते हैं बस, मतलब थोड़ा बहुत इंप्योरिटी तो उसमें रह ही जाएगा, और वही मार्केट में फिर सप्लाई होगा फाइनली। तो जो आपको मिलेगा उसमें भी तो इंप्योरिटी होगी ना, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो अब ये जो 0.2 ग्राम जो इंप्योरिटी यहां पर है ना, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। केमिकल रिएक्शन में केवल जो प्योर सब्सटेंस है केवल वही पार्टिसिपेट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। तो अब आप देखोगे कि अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया है तो उस केमिकल रिएक्शन का परसेंटेज प्योरिटी आखिर कितना होगा, ठीक है ना, कितना प्योर सब्सटेंस था, कितना इंप्योरिटी था, कितना प्रोडक्ट मिला, हम उसी के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अपना परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से एकदम? तो जरा इसके बारे में लिखो, पहले थोड़ा लिखो। डिपेंडिंग अपॉन the mass of depending upon the mass of product depending upon the mass of product, the equivalent amount the equivalent amount the equivalent amount of reactant the equivalent amount of reactant present the equivalent amount of reactant present can be determined can be determined with the help of a given chemical equation. Determine with the help of a given chemical equation. Determine with the help of a given chemical equation. Full stop. फिर लिखो, knowing the actual amount of reactant, knowing the actual amount of reactant taken, knowing the actual amount of reactant taken, knowing the actual amount of reactant taken, the amount calculated with the help of stoichiometry, with the help of stoichiometry, with the help of stoichiometry, ठीक है। चलो इसके बाद लिखिएगा अगली लाइन से, द प्योरिटी कैन बी determined as percentage purity is equal to amount of reactant
calculated amount of reactant calculated from the chemical equation divided by actual amount of reactant taken into 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्योरिटी का। लिखो भाई, सबसे पहले लिख लिया। अब देखो हमारे पास एग्जैक्टली में क्या होता है। एग्जैक्टली में हमारे पास होता है एक इम्प्योर सैंपल। ये तो भूल जाओ तुम्हारे पास प्योर सैंपल है, हमेशा तुम्हारे पास इम्प्योर सैंपल ही होगा। अब इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से। इम्प्योर सैंपल में कुछ तो प्योर सैंपल होगा और कुछ क्या होगा, इम्प्योरिटी। तो प्योर सैंपल के बारे में लिखेंगे कि ओनली, लिख लो, प्योर सैंपल आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इम्प्योरिटी बेकार है, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं इम्प्योरिटी का। अब इसी को लेकर एक और फॉर्मूला बनता है परसेंटेज प्योरिटी का, सॉरी हाँ, परसेंटेज प्योरिटी का एक और छोटा सा फॉर्मूला बनता है जो बहुत आसान है। मतलब जो अभी हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, उसी को लेकर ही बनाया है। ये लिख लिया सभी ने, ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर सब्सटेंस divided by mass of impure substance into 100। ये जाके आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक। कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने आपको, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब फिर से न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला पार्ट जो कि मेन है। बस वही है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए आपको, बस वही मेन चीज है। क्वेश्चन नंबर 1, 20 ग्राम KClO3 on heating 7.45 gram KCl along with O2। Calculate the percentage purity of the KClO3 sample।
चलो बेटा ट्राई करो जरा, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अभी सोच लिया आपने जितना सोचना था। अब देखो जरा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा खुद से कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा, आपको कितने ग्राम KClO3 दे रखा है बताओ? 20। बेटा ये सैंपल कैसा होगा, प्योर की इम्प्योर? ये अभी इम्प्योर है, ये बेटा अभी इम्प्योर सैंपल है। अब इसमें कितनी, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जरा बताओ? दो चीजें हैं। हाँ, एक तो प्योर KClO3 है, और अरे यार एक इम्प्योरिटी है, अभी की बात कर रहा हूं। अब बताओ जरा, इन दोनों में से कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? प्योर KClO3। तो अगर अपन जो रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो, ट्वाइस KClO3 सॉलिड, यही लिखा था ना रिएक्शन आपने, गिव्स ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2। लेकिन बेटा ये KClO3 कैसा है? प्योर है, प्योर वाले रिएक्शन करता है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि 20 ग्राम KClO3 को हीट करने पर 7.45 ग्राम KCl बना, अलोंग विद O2 बना। तो कितना ग्राम KCl बना? 7.45। तो खुद से दिमाग लगाओ कि 7.45 ग्राम जो KCl बना है वो किससे बना होगा? प्योर पार्ट से कि इम्प्योर पार्ट से? प्योर पार्ट से, क्योंकि प्योर पार्ट ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जब प्योर पार्ट करेगा तभी KCl बनेगा। इसका मतलब जो 7.45 ग्राम है वो क्या बना है बेटा? KCl बना है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब एक काम करो, इसके निकाल लो मोल। तो बताओ 7.45 अपॉन 74.5, दिस इज इक्वल टू 0.1, है या ना? तो बताओ 2 मोल KCl बनता है, 2 मोल KCl बनता है 2 मोल KClO3 लेने पर, 2 मोल प्योर KClO3 लेने पर। तो 0.1 मोल KCl किससे बनेगा बताओ? हाँ, 0.1 मोल KClO3 लेने पर। कोई दिक्कत किसी को? क्या ये 0.1 मोल प्योर KClO3 का मोल है? तो जरा अब इससे मास निकालो। तो बेटा मास कितना आ जाएगा बताओ? मास आ जाएगा 0.1 इंटू 122.5, तो दिस इज इक्वल टू 12.25 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम यहां पे लिखेंगे अब कि मास ऑफ, बोलो बेटा प्योर KClO3 कितना आया? अरे अभी भी तो निकाला है, 12.25 ग्राम, हाँ या ना? अब परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। बताओ बेटा मास ऑफ प्योर सैंपल कितना आया? 12.25। मास ऑफ इम्प्योर सैंपल कितना दिया है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम इंटू 100, यहां से आ जाएगा आपका परसेंटेज प्योरिटी। अब ये ध्यान रखो कि प्योर सैंपल का मास हमको स्टैचोमेट्री की हेल्प से ही निकालना है, वही मोल मोल एनालिसिस, मास मास एनालिसिस से ही निकालना है, ठीक है?
तो ये आ जाएगा बेटा 61.25। तो दिस इज 61.25%। ये आपका फाइनली आंसर है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले लिखो। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करके आप लोग सबसे पहले अपने प्योर सैंपल का मोल या प्योर सैंपल का मास निकालोगे और फिर उसको डिवाइड करोगे इम्प्योर सैंपल से। तो आप देख सकते हैं कि 20 ग्राम KClO3 में केवल 12.25 ग्राम कितना है, प्योर सैंपल है, बाकी सारी की सारी इम्प्योरिटी है। अब समझ लो तुम 20 ग्राम का सैंपल लिया लेकिन 12.25 ग्राम केवल प्योर KClO3 है, बाकी सारी का सारा इम्प्योरिटी है पूरा, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली एक क्वेश्चन और लिखो, पहले इसको नोट करो। इसमें किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछ ले, कौन सा स्टेप कहाँ से आया, कैसे आ गया, क्या करना है, कोई भी डाउट हो पूछ ले। कोई दिक्कत किसी को? मतलब परसेंटेज यील्ड जैसा ही है लगभग, उससे ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है ये। ठीक है ना, बस खाली याद रखना है कि प्योर सैंपल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कोई डाउट किसी को? हटा दें हम इसको फिर? चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखो। 4 ग्राम ऑफ एन impure sample of CaCO3 on treatment with excess of HCl produce 0.88 gram CO2. What is the percent purity of CaCO3 sample? निकालो। रिएक्शन लिख सकते हैं क्या? क्या लिखा बताओ? करेक्ट, ये लिखाया था क्या मैंने पहले? कहीं तो मैंने दिया था, मुझे याद आ रहा है शायद अभी। रिएक्शन जिनको नहीं आ रहा उनके लिए लिख देता हूं। ये
पहले इसमें H2CO3 बनता है और फिर वो फर्दर CO2 और H2O में टूट जाता है, ठीक है ना। बेसिकली ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो इससे बनता है बेटा H2CO3। वो H2CO3 फिर फर्दर H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसे अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। निकालो भाई जल्दी। आया आंसर कितना? 50। वेरी गुड। जल्दी निकालो यार, पता नहीं क्या कर रहे हो। फिफ्टी % सही है। किसका आ गया? रेज योर हैंड्स। 1 2 3, बस 3 लोगों का आया। और कम से कम अभी यहाँ पर 40 बच्चे बैठे हैं, कम से कम 40 तो नहीं 35 तो होंगे ही। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सेम चीज सभी को बता रहा हूं, फिर बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ भी? एक ही तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस एक तरीके के। चलो अच्छा देखो, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनसे सॉल्व हो रहा है, ये बताओ पहले। रेज योर हैंड्स। सही से ऊपर करो हाथ, पता तो लगे पहले। अच्छा चलो ठीक है। बाकी यहां से जो पॉपुलेशन है इनसे कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? पीछे नहीं हो रहा क्या आप लोगों से? नो रिस्पॉन्स। अरे बता तो दो, सॉल्व कर रहे हो क्या है मतलब? हुआ? देखो चलो, यही क्वेश्चन लिखा आपने, क्वेश्चन तो मैंने खुद ही लिख के दे दिया था आपको। अब क्वेश्चन में बोला है, सुनो ध्यान से, 4 ग्राम का प्योर सैंपल है, जिसमें CaCO3 का प्योर सैंपल है, जिसको ट्रीट कराया गया है HCl के साथ, तो 0.88 ग्राम CO2 बन रहा है, यही बोल रहा है। अब एक काम करो, सबसे पहले कर दो मास एनालिसिस। बताओ CO2 और CaCO3 को देखो जरा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में CO2 के बारे में बोल रहा है वो कि 0.88 ग्राम CO2 बन रहा है, यही बोल रहा है ना। अब देखो जरा, सबसे पहले मास एनालिसिस करो, तो जरा बताओ हम क्या लिखेंगे, या मोल करो। 1 मोल CO2 बनता है 1 मोल CaCO3 से। बताओ भाई पीछे यहाँ पे तो रिस्पॉन्स करें आप लोग। 1 मोल CO2 बनता है 1 मोल CaCO3 से, दिख रहा है ना आपको? तो इसको ग्राम में कैसे लिखोगे, मास में, कि 44 ग्राम CO2 बनता है किससे? बोलो 100 ग्राम CaCO3 से, है ना? देखो अभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं आप लोग। नहीं बनता? बनता है ना? तो 1 ग्राम से बताओ कितना बनेगा? 100/44। समझ आया यहां तक? अब बताओ क्वेश्चन में कितना बनवा रहा है वो? 0.88। तो 0.88 ग्राम CO2 कितने से बनेगा बताओ? 100/44 इंटू 0.88, ठीक है। तो ये कितना आता है? ये आता है 2 ग्राम। इतना सॉल्व करने के बाद 2 ग्राम आ गया, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ,
कोई बोलेगा नहीं, केवल आप लोग बोलेंगे। ये जो 2 ग्राम आया है, ये जो 2 ग्राम CaCO3 आया है, वो क्या है, प्योर की इम्प्योर? प्योर है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो प्योर पार्टिसिपेट करेगा। तो कितना आ गया, 2 ग्राम आ गया। कितना लिया था हम प्योर, बताओ, पढ़ो क्वेश्चन में। 4 ग्राम लिया था। प्योर कितना है, 2। इम्प्योर कितना है, 4। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, प्योर अपॉन इम्प्योर इंटू 100, मतलब 2/4 इंटू 100, दैट इज 50%। तो ये आंसर है आपका। तो न्यारी बात, ठीक। चलो अच्छा, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। DPP नंबर 2 मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ अभी। हाँ।